नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपीएसआई की परीक्षा चल रही है, मतलब होने वाली है और उसकी तैयारी चल रही होगी। आप लोग इसमें हिंदी क्रम में आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? आत धनच्छादित तो होगा नहीं। उसके बाद में देखिए दूसरा विकल्प में दिया हुआ है आक धन छादित, यह भी नहीं है। तो सही सबसे क्या है? आ प्लस छादित होगा। इसी क्रम में आपको दिया है शक्ति को शक्ति, किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? अगर शक्ति है इस तरीके से लिखा हुआ है और बहुत लोग पढ़ने में शक्ति इस तरीके से पढ़ देते हैं पूरा, तो क्या ये स्वर लोप है? स्वर का कहीं लोप हुआ है? शक्ति जैसे वहां कहा जा रहा है वैसे यहाँ भी कहा जा, स्वर का तो कहीं लोप हुआ नहीं है। इसमें कोई स्वर भक्ति है? भक्ति जैसा भी कुछ नहीं है। स्वर भंग भी कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है? स्वर आगम है। क्या है? स्वर आगम। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से महाप्राण क्या है? महाप्राण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। वर्णमाला की बहुत सारी क्लासें हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन पे पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। वर्णमाला संबंधित इसमें अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण सबके बारे में पढ़ा दिया गया है। आप चैनल पे जाएं और देखें। महाप्राण में क्या दूसरा और चौथा वर्ण ही आता है। तो अगर हम किसी वर्ग की बात करें, का वर्ग की बात करें, तो उसमें से देखिए का के बाद में खा, गा और घा इस तरीके से लिखा जाता है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब चौथा यही घा इसमें है, ये क्या हो गए? घा इसमें हो गया महाप्राण। और पा इसमें पहला है, पाफा इसमें सब नहीं सही होगा। आपका सबसे चौथा में क्या है? इसमें महाप्राण है। तो ये आपका महाप्राण इसमें घा है। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? देखिए इसमें कौन सी क्रिया है? एक तो पढ़ना क्रिया है आपका और एक काम करना है, रहा था इस तरीके से है। तो पढ़ रहा था में क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो गए। सामान्य क्रिया नहीं है, ना ही कोई पूर्वकालिक जैसा है और ना ही असामान्य क्रिया है। इसमें क्या है? पढ़ना और रहा था, काम करना, ये दो आ रहा है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पितृ धन अनुमति का संधि बनाना है। ये पितृ अलग लिखा हुआ है, अनुमति अलग लिखा हुआ है। तो इसमें से सबसे सही कौन सा है? पित्रानुमति, ये आपका एकदम करेक्ट है। इसमें पितृ अनुमति तो ऐसा कुछ है नहीं। पितृ अनुमति में यहाँ मात्रा गायब है और पित्रानुमति बड़ाऊ का मात्रा हो गया, तो ये भी सही नहीं है। तो पितृ धन अनुमति का अगर हम संधि पद कर दें तो उसमें पित्रानुमति ही सही है। प्रश्न संख्या 6 से 8 में आपको जो करना है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची के लिए सही विकल्प चुनना है। तो दूध जो है, दूध का पर्यायवाची क्या खीर होता है? क्या पेय है? क्या नवनीत है? नहीं, उसका स्तन्य है। और प्रेच्छा, प्रेच्छा का पूछा गया है, प्रेच्छा का पर्यायवाची क्या है? परीक्षा है? नहीं। दीक्षा है? शिक्षा है? नहीं। प्रेक्षा का क्या होगा? दृष्टि होगा। अगला है, इसमें दिया है विरासत। विरासत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो विरासत का मतलब देह होता है क्या? प्रदेह होता है क्या? धाय होता है? नहीं। इसमें होता है सही विकल्प क्या है? दाय। दाय शब्द आपका विरासत का पर्यायवाची है। अगला है प्रश्न संख्या 9 से 12 में आपको जो करना है, निम्नलिखित वाक्यों में उसके प्रथम तथा अंतिम, यानी कि प्रथम ये हो गए ये, और उसके अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। 1 ये हो गया, 6 ये हो गया अंतिम। इसके बीच में जो दिए गए 4 लाइन है, आपके बीच वाले 4 अंश, उसको क्रमशः लिखा गया है या, रा, ला, वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। तो इनको क्या करना है? आपको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। ऐसे अंग्रेजी में भी आपको देखने को मिलते हैं रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो इसमें भी है। अब यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। होलोग्राफी एक विशेष, इसके बाद में एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। किस प्रकार की? विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है? होलोग्राफी के आगे हमें वा लिखना चाहिए, क्योंकि यही आएगा, विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। फिर उसके बाद में यह साधारण फोटोग्राफी से, देखिए इसके बाद यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये हम लिखेंगे तो ठीक रहेगा, यह साधारण फोटोग्राफी से, यानी कि यहाँ पर हम या लिख देंगे। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल क्या है? भिन्न है। ये भी हमको मिल गया, तो इसलिए यहाँ ला लिख देंगे। भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो इसके अंतिम में रा आएगा। अब जो भी वा या लारा आ रहा है, यहां से मैच करेंगे हम विकल्पों में। तो वा हमको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? यहाँ, यही हमारा सही हो जाएगा। या लारा अपने आप लिखा हुआ है। एक ही जैसे आप सही करेंगे तो आपको जल्दी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आगे इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न आपके सामने है,
रीअरेंजमेंट करके आप बताएं। देखिए इसमें कहा जा रहा है, पहली लाइन है भाषा जब, और अंतिम लाइन में कहा जाता है बहुत बढ़ जाता है। भाषा जब साहित्यिक रूप लेने के बाद, यानी कि इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, रा लिखेंगे, रा वाला विकल्प। साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है, इसके बाद में या वाला ले लेंगे, प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। तो संपर्क भाषा छूट गया। आप अरेंजमेंट करिए, भाषा जब, अरेंजमेंट करके बताइए। देखिए इसके बाद में भाषा जब संपर्क भाषा से, यहाँ क्या हो जाएगा, संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। यानी क्या हो जाएगा, ला, रा, या और वा। इस प्रकार से सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। अगला है, ये भी अरेंजमेंट ही करना है आपको, 12 तक अरेंजमेंट ही करने हैं। तो 11 में लिखा है अवकाश के समय की गतिविधियाँ, अवकाश के समय की गतिविधियाँ, और अंतिम लाइन क्या गया है, और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। इन 4 लाइन को आपको अरेंजमेंट करना है। अवकाश के समय की गतिविधियां, अवकाश के समय की गतिविधियां, यहां से जोड़िए सामाजिक परिवर्तन, यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं या, और उसके बाद में सूचक होती हैं, उसके बाद में सूचक होती हैं जिसके जरिए ला आ जाएगा, और उसके बाद में वा के तरफ चलेंगे। हम तनाव, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयास करते हैं और मनोरंजन के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस पैटर्न पे एक अंतिम प्रश्न और है, कहा जा रहा है इसमें, जब मजदूरों की बस्तियों में, मजदूरों की बस्तियों में वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से, मनोरंजन की सुविधाओं से, ये अरेंज करना है 4, और अंत में लिखा है बिगड़ने की संभावना रहती है। तो मजदूरों की बस्तियों में, आगे अरेंज करिए, इसके आगे क्या सही रहेगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और उसके बाद में तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं की कल्याणकारी कार्यकलाप न होने के कारण वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो इसमें क्या बन जाएगा, रा, वा, ला और या। इस तरीके से आप इसको अरेंजमेंट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, आपको इसको देख करके इसका उत्तर बताना है। तो निम्नलिखित प्रश्न संख्या 13 से 16 के उत्तर आपको देने हैं। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तर में सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। मैथिली शरण गुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने जीवन के प्रौढ़ काल में ही उन्होंने इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधि एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधि भी माना जा सकता है। गांधी युग की प्रायः समस्त मूल प्रवृत्तियां राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्त जी के काव्य में परिफलित हैं। यह परिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उनमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इसमें कवि राष्ट्रकवि के दायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतना अत्यंत प्रखर है, परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्त जी के संस्कार मूलतः सामंतीय थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था, तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रखर और प्रबल होती थी। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने भी किया और अपने ढंग से प्रसाद ने भी। प्रेमचंद की दृष्टि बहिर्मुखी थी, उनकी चेतना सामाजिक व राजनीतिक थी। उसके आगे लिखा है, प्रसाद की दृष्टि अंतर्मुखी थी और उनकी चेतना एकांत रूप में सांस्कृतिक थी। गांधी युग की प्रायः सभी प्रमुख समस्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु कि बहिरंग में उनकी रुचि नहीं थी। अपने नाटकों में प्रसाद ने पूर्णतः सांस्कृतिक रूप में प्रस्तुत किया है और कामायनी में आध्यात्मिक धरातल पर। अपने उपन्यास में प्रशांत उन्हें राजनीतिक, सामाजिक
धरातल पर ग्रहण करते हैं, परंतु शीघ्र ही उनके बहिरंग रूपों को भेद कर उनमें निहित सांस्कृतिक तत्वों का चित्रण भी करते हैं। गुप्त जी की स्थिति मध्यवर्ती है, उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय सांस्कृतिक है, उनमें ना तो प्रेमचंद के समान व्यावहारिकता का आग्रह है और ना प्रसाद की तरह दार्शनिकता का। उसमें सगुण तत्व अधिक है, यहाँ देख लेना, सगुण तत्व अधिक है। प्रेमचंद में धार्मिक भावना का अभाव है, तो प्रसाद में लोक भावना का। गुप्त जी में लोक चेतना का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। इसको पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है, चाहे आप पढ़ें और चाहे बाद में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होता। हमने पढ़ दिया, पढ़ लीजिए तो और भी आसान रहेगा। सही वक्तव्य कौन सा है? गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे, यही अभी आपने पढ़ा, यही सही है। प्रसाद के घर का वातावरण वैष्णव का, ये भी तो सही है। धार्मिक आंदोलन गांधी की प्रवृत्ति थी, और प्रेमचंद में युग चेतना का अंतत प्रखर है। कुछ ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहा है, लेकिन इसमें तो दोनों ही सही है, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? गुप्त जी राष्ट्रीय कवि के दायित्व बोध से ओतप्रेत है। गुप्त जी में सही नहीं है पूछा गया, तो ये राष्ट्र कवि के दायित्व बोध से ओतप्रेत है, ये बिल्कुल ठीक है। उसमें सगुण तत्व अधिक थे, निर्गुण तत्व अधिक नहीं थे, यही विकल्प आपका सही नहीं है। तो हमारा उत्तर बा हो जाएगा। और सा को भी देख लेते हैं। गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी ठीक है। प्रसाद के नाटक में गांधी युगीन समस्याएं हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो गुप्त जी में निर्गुण तत्व अधिक है, नहीं, ये गलत है। इसमें सगुण उनके में बहुत ज्यादा अच्छा था, तो नहीं के हिसाब से उत्तर आपका बा एकदम सही होगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? आधुनिक हिंदी दर्शन है, प्रेमचंद का साहित्य है, या मैथिली शरण गुप्त का काव्य है, या गांधी युग की काव्य चेतना है? इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए। इसमें मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त का काव्य है। पूछा गया गद्यांश में किन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अभी आपने गद्यांश पढ़ा और एक बार फिर से जाके आप पढ़ सकते हो। तो इसमें पूछा गया है कि किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो बहिरंग शब्द का प्रयोग है, प्रच्छन्न का भी है, लोक चेतना का भी है, जन काव्य शब्द का उसमें कहीं भी प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसमें 1:17 से प्रश्न 20 तक का कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटि है और कुछ में त्रुटि नहीं है। ठीक है, त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उनके अनुरूप ABCD पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो उसमें D को टिक कर देना है। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ये ठीक लिखा है, जिनमें से कुछ सुख संपन्नता को भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन इसमें A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। 18 पता नहीं कहाँ से लिख गए। तो इसमें है उसके नहीं, उसको होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? उसको प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं, तो आपका विकल्प ये A सही हो जाएगा। उसको, त्रुटि यहीं पर है। मनुष्य की, अगला है त्रुटि वाले में से ही देखना है कि मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप से पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए क्यों आपको त्रुटि दिख रहा है? ये सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई नहीं देती है। अगला है, उसी लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, और लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। इसमें आपको एरर देखना है। पहला तो लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, ये भी ठीक है। और लिखित भाषा का उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती नहीं है, दर्शाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्शाती है। अगर यहाँ पर दिखाती नहीं, दर्शाती होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? यानी इसी में दिखाती में त्रुटि है, ये क्या होना चाहिए? दर्शाती होना चाहिए। अभी एक प्रश्न और है, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। ठीक लिखा हुआ है। परीक्षा के केवल 4 दिन नहीं, परीक्षा में केवल, इस तरीके से लिखा जाता है। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आपके बी में ही एरर दिख रहा है। सी को चेक कर लेते हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, ठीक लिखा हुआ है, कोई त्रुटि की तो बात ही नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन में आपके क्या एरर दिख रहे हैं, त्रुटि दिख रहा है। आप अगले प्रश्न की तरफ चलें। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? किसको? सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है इसके। 22 में कहा गया, मैचिंग कराना है आपको। क्या करना है? मैच करना है। 22 नंबर में पगडंडियों का जमाना किसने लिखा? पगडंडियों का जमाना किसने लिखा?
इसको लिखा कुबेर नाथ राय ने, तो यहां से हम मैच करवा देते हैं कुबेर नाथ राय के तरफ। दूसरा वाला है बा में रसात्मक बोध के विविध रूप को लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये अपने जगह पे सही लिखा हुआ है, विद्यानिवास मिश्र ने लिखा। और विवाह योग गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही होगा। इसमें विकल्प आपका कौन सा सही है, डी सही है। आगे 23 नंबर प्रश्न, भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है? भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है, चलिए बताएं। भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है? अद्भुत है। कैसा है? अद्भुत है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? अलंकार से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपको अलंकार देखना है। अलंकार से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जहां बिना कारण के किसी कार्य का होना पाया जाता है, कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? विभावना। रस सूत्र के जनक कौन है? रस सूत्र के जनक क्या अभिनव गुप्ता हैं? नहीं। क्या तुलसीदास जी हैं? नहीं। क्या भट्ट नायक है? नहीं। भरत मुनि हैं। रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि हैं। अगला आपका है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पंक्ति में अलंकार बताना है। क्या इसमें अन्योक्ति अलंकार है, क्या रूपक है, क्या अतिशयोक्ति है, क्या उपमा है? अलंकार कौन सा है इसमें? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार है, सी ऑप्शन रूपक अलंकार। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरि अप्सरा उस अतीत नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कामायनी के ये कर्म सर्ग से ली गई है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी में किस विधा में प्रवेश है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सब लोग जानते हैं कि वो आलोचना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने गए हैं, बहुत ही आलोचक कवि माने गए हैं। कहानी से उनका प्रवेश नहीं, कविता से भी नहीं, उपन्यास से भी नहीं। उनका संबंध किससे है? आलोचना से है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? शेखनवी की है, मलिक मोहम्मद जारसी की है, जायसी की है, नूर मोहम्मद की है? नहीं। एक रचना किसकी है? नजफ अली की है। किसकी? नजफ अली के द्वारा प्रेम चिनगारी लिखी गई। सखिन सहित हरसहि अतिरानी सूखत धान पराजुन पानी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। अलंकार वाले सेक्शन में सखिन सहित हरसी अतिरानी सूखत धान पराजुन जानी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेन गोसाई में अलंकार बताना है। इसमें उपमा अलंकार है। हिंदी की साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी रामानंद हैं। राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी रामानंद हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर हैं? स्वर के बारे में आपने पढ़ा ही अभी तक। स्वर के बारे में पढ़ा तो आपको इसमें संयुक्त स्वर में है ए, ओ और औ। ये चार कौन है? संयुक्त स्वर हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कमेंट करके बता दीजिएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। पूर्वी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? जो पूर्वी हिंदी है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से माना जाता है? 1600 ईसा के आसपास, 1500 ईसा के आसपास, 1400 या फिर 1300? 1500 ईसा के आसपास भारत में आर्य भाषा का आरंभ माना जाता है।
1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका आरंभ माना जाता है। 40 में लिखा है जलध में समास। जलध मतलब जल को धारण करने वाला, तत्पुरुष समास। तो ये इतने हो गए 40 प्रश्न आपके सामने आज हमने चर्चा की। आज इतना ही रहेगा, आगे वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और अन्य विषयों पर भी बातचीत किया जाएगा।